नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। ब्यूरो रिपोर्ट में आपका स्वागत है। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द किए जाने के बाद से कांग्रेस मुखर है। देश के कई राज्यों में पार्टी इसको लेकर प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस के कई विपक्षी पार्टियों का साथ भी मिल रहा है, लेकिन अभी तक कई मसलों पर कांग्रेस का विरोध करती आ रही टीएमसी और आपने भी खुलकर पार्टी का समर्थन किया है। सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में हुई विपक्ष की बैठक में टीएमसी और आम आदमी पार्टी की एंट्री ने राजनीतिक जानकारों को भी चौंका दिया है। बता दें कि सोमवार को राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस की बैठक हुई। इसमें सदस्यता रद्द किए जाने का विरोध करते हुए विपक्षी पार्टियां संसद में काले कपड़े पहनकर पहुंची। इस बैठक में टीएमसी और आपके सांसद भी मौजूद रहे। बैठक में डीएमके, सपा, जदयू, बीआरएस, माकपा, राजद, एनसीपी, सीपीआई, टीएमसी, आप, शिवसेना सहित कई पार्टियों के सदस्य जो हैं वो शामिल हुए। आपको बता दें कि राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है लोकसभा से। मानहानि केस के मामले में कोर्ट का फैसला आने के बाद और इसके बाद से ही कांग्रेस जो है लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने के बाद से ही कांग्रेस पार्टी लगातार अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसी क्रम में कांग्रेस की तरफ से इस मामले में विरोध जताने के लिए काले कपड़े पहनकर आने को कहा गया था और तमाम राजनीतिक दल का भी सहयोग इस मामले में कांग्रेस पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। खास बात यह है कि एक तरफ जहां कांग्रेस के नेता काले कपड़े पहनकर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अन्य दल के नेता भी कांग्रेस के समर्थन में काले कपड़े पहनकर मीटिंग में शामिल होते नजर आए। इसमें मुख्य बात यह है कि आम आदमी पार्टी के सदस्य और टीएमसी के भी सदस्य काले कपड़े पहनकर कांग्रेस की बुलाई हुई मीटिंग में शामिल हुए। तो एक तरीके से विपक्ष जो है राहुल गांधी के मामले में एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है। आज हम काले कपड़े के ड्रेस में क्यों आए कि ये नहीं कि किसी को बताने के लिए नहीं, हम ये दिखाना चाहते हैं कि इस देश में डेमोक्रेसी को मोदी जी एक एक करके खत्म कर रहे हैं। एक तो पहले ऑटोनोमस बॉडीज को खत्म करते हुए आए, दूसरी तरह जो कानूनी तहत लोग चुनाव में जीत के आए उनको डरा धमका के उन्होंने हर जगह अपनी सरकार बनाने में गए। तीसरी बात, जो लोग झुकते नहीं उनको झुकाने के लिए ईडी का इस्तेमाल, सीबीआई का इस्तेमाल उन्होंने किया और कर रहे हैं भी। सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और मीडिया के मेरे दोस्तों और पार्लियामेंट के सभी सदस्यों मित्रों, पहला तो मैं सभी पार्टी के नेताओं को, जो हमारे फ्लोर लीडर्स हैं लोकसभा में, राज्यसभा में और इम्पोर्टेंट लीडर्स भी जो है, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कल जोरदार तरीके से हमारा समर्थन किया। राहुल गांधी जी का जो डिफेमेशन केस में डिस्क्वालीफाई जो हमारे स्पीकर ने किया था, उसके बारे में डेमोक्रेसी की हालत देश में क्या है, किस ढंग से चल रही है, इसके लिए वो सभी पार्टी चिंतित है और उन्होंने राहुल गांधी जी के इसके लिए सभी लोग ने डिफेंड करके और उनके बारे में अपनी बात जो बताई, इसलिए और वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से दीपक सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, कांग्रेस की तरफ से लगातार जो है वो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, संकल्प सत्याग्रह निकाला जा रहा है और अब कांग्रेस के नेताओं ने विपक्षी दलों से भी आग्रह किया है कि वो ब्लैक कपड़े पहनकर विरोध जताएं राहुल गांधी के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है उसे लेकर। तो क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जैसे कि देखा गया, जिस तरह से कांग्रेस अलग अलग राज्यों में प्रोटेस्ट कर रही है, वो सीधे ही विपक्ष को दबाने की बात हो रही है, विपक्ष को कहीं ना घेर रही है और इसका जो भुगतान रहेगा लगातार 2024 के अंदर चुनाव को
लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष को पूरी तरह से घेरा जा रहा है। और जो श्रीनगर का जो बयान आया, जो देखा गया, कोर्ट का जो फैसला आया, उसके बाद राहुल गांधी और उनके जो तमाम जो कार्यकर्ता है लगातार बैठक पे बैठक करी जा रहे हैं। और बैठक के अंदर तो विपक्ष के लोग, कुछ जो अन्य दल भी साथ में खड़े होकर बात कर रहे हैं, जैसे आम आदमी पार्टी के हो गए, टीएमसी के लोग हो गए। तो उन्होंने जो बैठक में शामिल हुए, उस बैठक के अंदर यही एक सीधे सीधे भाजपा को घेरने की पूरी तैयारी कर दी है इन्होंने। 2024 के लिए अंदर कहीं ना कहीं इनको भाजपा को बहुत बड़ा नुकसान उठा सकते हैं ये। दीपक, आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से राहुल गांधी पर एक्शन लिया गया लोकसभा में, उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया, इस मामले में सरकार ने भी, या फिर यूं कहे कि संसद में भी बहुत तेजी से कार्रवाई की गई, जिसका मैसेज जो है अब एक तरीके से विपक्षी दल को जा रहा है कि वो एकजुट होते नजर आ रहे हैं? जी, जैसे कि देखा गया, आप जैसा बता रहे हो वही देखा गया। पहले दिन नोटिस करा गया, सुप्रीम कोर्ट का श्रीनगर कोर्ट का फैसला आया, उनको 2 साल के लिए सजा दी गई। उसके बाद तुरंत ही सदन से खारिज कर दिया गया। ये बिल्कुल तेजी से काम हुआ। और इसमें नाकामी क्या रही? कांग्रेस की भी कुछ अधिकारियों की नाकामी रही है। इसका रीजन ये रहा, उसमें देखो बड़े नामी गिरामी वकील भी उसमें, जैसे अपने कपिल सिब्बल जी हो गए, तमाम जो कांग्रेस का जो पैनल है वो पूरे इसमें वकीलों पर बिल्कुल एक अहम भूमिका होती है। जब देखेगा पवन खेड़ा वाला बात करे तो पवन खेड़ा को 3 घंटे के अंदर सब कुछ कार्रवाई हो गई, तो राहुल गांधी में क्यों नहीं हुई? क्या कारण था? ये कहीं ना कहीं जो दोषी है राहुल गांधी के जो लोग हैं, जो पार्टी के कार्यकर्ता है, जो पार्टी के जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं इसके अंदर एक अहम भूमिका उनकी देखी जा रही है। दीपक, क्या नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से राहुल गांधी पर एक्शन लिया गया है, अब वो उसे भुनाने की कोशिश कर रही है, और वो होता हुआ भी नजर आ रहा है, क्योंकि दूसरे पार्टी के लोग भी, खासकर आम आदमी पार्टी और टीएमसी के लोग भी कांग्रेस के समर्थन में आ रहे हैं इस मामले को लेकर, और अभी बैठक में भी शामिल हुए हैं। जी, देखा गया जिसमें कांग्रेस की बैठक में टीएमसी भी आई और आम आदमी पार्टी भी आई। तमाम जो ऐसे जो विपक्षी दल है वो भी बैठ के पार्टी में मीटिंग कर रहे हैं। जी दीपक, क्या लगता है कि जिस तरीके से कांग्रेस जो है इतने बड़े लेवल पर प्रदर्शन कर रही है, और अब संकल्प सत्याग्रह का भी चलाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, इसका आने वाले समय में क्या असर देखने को मिलेगा? क्या ये जो मुद्दा है एक तरीके से कांग्रेस के लिए नेशनल मुद्दा बन जाएगा, या यूं कहे कि बीजेपी को घेरने का एक अच्छा मौका मिल गया है कि जानबूझकर राजनीति से प्रेरित ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं? जैसे कि बताया गया, देखा जा रहा है कहीं न कहीं जो कांग्रेस है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है बीजेपी को घेरने के लिए, और वो लगातार घेर रही है जी। और घेरने का कारण क्या है? जो नक्सल कोर्ट का फैसला और सभी जगह ये देखा जाएगा, हर स्टेट में कांग्रेस का पूरा विरोध करती हुई नजर आएगी। और कांग्रेस लगातार रोड पर उतरने में मजबूर हो चुकी है और बीजेपी को पूरा टारगेट दे रही है। जी दीपक, इससे पहले भी कई बार लोगों की सदस्यता खत्म हुई है, बात चाहे इंदिरा गांधी की हो, लालू की हो, या फिर अभी हाल ही में आजमगढ़ में जो देखने को मिला, ऐसे बाकी अन्य मामलों में इस तरीके का प्रोटेस्ट नहीं देखने को मिला। क्या राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई किया गया है, इस वजह से एक तरीके से वो कांग्रेस के चेहरे हैं, और कहीं ना कहीं कांग्रेस को लगता है कि ये अगर इस मामले में वो बीजेपी को दोषी करार, या फिर ये कहे अपने इस मामले में बीजेपी को वो कटघरे में खड़ा कर सकती है, तो वो उसे भुनाना चाहती है एक तरीके से कि राजनीति के साथ प्रेरित होकर कांग्रेस के साथ ऐसा किया गया, राहुल गांधी के साथ ऐसा किया गया। देखो, बीजेपी को एक कांग्रेस बुलाने वाली बात तो नहीं है, कहीं ना कहीं लगता है तो इसमें पूरा एक ये आक्रोश बढ़ रहा है धीरे धीरे। और तमाम जो कार्यकर्ता है, छोटे स्तर के कार्यकर्ता हो चाहे बड़े स्तर के हो, जैसे कि हमने देखा गया अभी बीचों में बात करें, कल को जो बात करें तो उसमें हमने जगह जगह प्रोटेस्ट देखा। कांग्रेस पूरी तरह से एक आंदोलन में जड़ी हुई है और वो पूरे ही दबाव डाल रहे हैं बीजेपी पर। बीजेपी को घेरना तो चाहती है, कहीं ना कहीं वो खुद भी घिरती हुई नजर आ रही है। दीपक, इसी बीच में राहुल गांधी ने कहा कि वो सावरकर नहीं है, गांधी हैं, इसलिए वो माफी नहीं मांगेंगे। इस मामले में भी काफी तूल पकड़ता ये मामला जा रहा है। एक तरफ जहां महाराष्ट्र में उनके सहयोगी पार्टी के तौर पर उद्धव गुट जो सामने आया है, उन्होंने ही इसका विरोध किया हुआ है, तो क्या लगता है कि एक ही मोर्चे से कई तरीके से लड़ाई जो है कांग्रेस की तरफ से लड़ी जा रही है? खुद कांग्रेस नहीं समझ पा रही कि उसे किसका साथ लेना है और किसका साथ नहीं लेना है। जैसा कि कल देखा गया तो राजघाट पे प्रियंका
सोनिया, राहुल गांधी, तमाम जो कार्यकर्ता लीडर थे पार्टी के, वो सब लोग मौजूद थे राजघाट पे। वो राजघाट में जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उसमें कहीं ना कहीं हमने जगह जगह देखा तो बीजेपी का जो मुख्यालय उनके ऊपर भी बैरिकेडिंग लगाई गई दिलीप मिश्र की तरफ से। कहीं ऐसा ना हो कांग्रेस वहां से उठ के कहीं इनके घेराव न कर ले इनके मुख्यालयों का। तो कहीं ना कहीं जो सक्सेस कर रखा है उनको पूरे पुलिस को लेकर उसको लेकर कवर करा हुआ है। कहीं तो ऐसा ना हो कोई आंदोलन को और ज्यादा भयंकर रूप ना ले ले। जी दीपक, अभी आपने कहा कि प्रियंका गांधी भी राजघाट पर प्रोटेस्ट कर रही थी। इस समय उनका जिस अंदाज में प्रियंका गांधी सामने आई है, कहीं ना कहीं ये लगता है कि 2024 में जिस तरीके से राहुल के ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ है चुनाव को लेकर, अब प्रियंका गांधी जो है वो कांग्रेस की बागडोर संभालते हुए नजर आ रही हैं, क्योंकि अभी तक जितना आक्रामक चेहरा प्रियंका गांधी का देखने को मिला इससे पहले नहीं मिला था। उन्होंने राहुल गांधी के मुद्दे पर बीजेपी को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि वो उनके मां के खिलाफ अब शब्द इस्तेमाल करते हैं। उनके परिवार ने शहादत दी है देश के लिए। उनके पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी तक को भी नहीं बख्शा गया है। ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। उनका भाई ईमानदार है, इस वजह से उनके ऊपर कार्रवाई होती है। तो जिस तरीके से प्रियंका का राजनीतिक स्वरूप अब देखने को मिल रहा है, तो क्या लगता है कि 2024 में जो नेतृत्व है कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी के हाथों में जाता नजर आ रहा है, या फिर प्रियंका गांधी एक बार फिर से कांग्रेस में जान फूंकने के लिए तैयार है? जी बिल्कुल सही कह रहे हो आप। जिस तरह से आप बता रहे हो वो कहीं ना कहीं 2024 का जो चुनाव रहेगा वो 2024 प्रियंका के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। और कहीं ना कहीं वो पूरी कमान, अब जो कांग्रेस की कमान रहेगी वो प्रियंका के हाथ में रहेगी। प्रियंका पूरी कमान को संभालेगी इसको। दीपक, कितना असर देखने को मिलेगा जो संकल्प सत्याग्रह चला रही है कांग्रेस, इसका कितना फायदा कांग्रेस को मिलता नजर आ रहा है आपको? आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस ये संदेश देने में सफल हो पाएगी कि कांग्रेसी नेताओं के साथ गलत किया जा रहा है, या फिर बीजेपी जो सत्ता में है वो सत्ता का गलत इस्तेमाल कर रही है? देखो इसमें जो कांग्रेसी है जो उनको पूरा एक जोर डाला जाएगा। जनता के बीच में जा जाकर लोगों से बात करेंगे, जनता के बीच में रहकर बात करेंगे। तो बीजेपी वो पूरे सत्ता का दबाव है और सत्ता के हिसाब से अपना काम कर रही है। वो ये कहते हैं तो आपको संदीप पात्रा जी से हमारी बात हुई, संदीप पात्रा जी ने ये कहा था ये तो हमने जो कहेगा हमने नहीं करा, ये आला कमान का आगे से कोर्ट का फैसला है। कोर्ट के फैसले से हम कौन नहीं कर सकता। जब कानून को नहीं मानेंगे, माफी नहीं मांगोगे तो क्या होगा? ये तो आपको भुगतना पड़ेगा ना। ये तो दीपक, क्या कांग्रेस इमोशनली नहीं इस मुद्दे को हैंडल कर रही है कि राहुल गांधी को बेचारा साबित करके कहीं ना कहीं वो राजनीतिक जो अटैचमेंट लोगों का खत्म हुआ कांग्रेस से, उसे फिर से इसके जरिए वापस पाने की कोशिश कर रही है? क्योंकि इंदिरा गांधी के समय में भी इंदिरा गांधी को एक समय डिस्क्वालीफाई किया गया था, और उसके बाद फिर इंदिरा गांधी का जो स्वरूप बाहर आया, जो समर्थन उन्हें लोगों का मिला, कहीं वही कोशिश तो फिर कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी के मामले में नहीं की जा रही? इसमें देखो जो चीजें क्लियर निकल के आ रही है, जो कोर्ट का जो फैसला रहा उसी दौरान को लेकर तो जो देखा गया सदन से उनको बाहर खारिज कर दिया गया, वो उसी चीज को लेकर बार बार उस चीज को दोहरा रहे हैं। राहुल गांधी के ऊपर जो इतना पड़ा है, एक प्रेशर पड़ा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो सरकार है वो पूरा दबाव बन रही है। और केंद्र जो सरकार है वो लगातार इसी तरह पे कई तरीके में काम कर रही है। कहीं ना कहीं जो लगता है कांग्रेस को, पूरे कांग्रेस ये कह रही है सरकार सिर्फ दबाव बना रही है वहां पर। अब कोई काम करते तो कोई सीबीआई जांच के लिए बोलते थे, ईडी के जांच के लिए बोलते थे, तो क्या करे बताइए? तो कैसे काम करेंगे हम? वो बीजेपी से पूछना था, हमें ये तो बताइए हम काम कैसे करना क्या कैसे कर सकते हैं? दीपक, नजर बनाए रखिएगा कांग्रेस के संकल्प सत्याग्रह को लेकर, कांग्रेस नेताओं पर किस तरीके से आगे की रणनीति क्या होती है। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि राहुल गांधी का ये मुद्दा कितने दूर तक जाता है या राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है आने वाले समय में। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक इस खबर पर जानकारी देने के लिए।
और इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ डॉक्टर मोहम्मद आमीन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका आर्या न्यूज में। जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी के मामले में कांग्रेस जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रही है, अब कांग्रेस की तरफ से संकल्प सत्याग्रह भी चलाया जा रहा है, वहीं ब्लैक प्रोटेस्ट के तौर पर काले कपड़े पहनकर विरोध जता रहे हैं, दूसरी पार्टियों के सदस्यों से भी सहयोग मांग रहे हैं और खास बात यह है कि आम आदमी पार्टी और टीएमसी के सदस्य भी उनके इस प्रोटेस्ट में शामिल होते हुए नजर आए। बैठक जो की गई राहुल गांधी के मामले में अभी कांग्रेस की तरफ से, उसमें भी नजर आए। तो ये मामला किस तरीके से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? आपको क्या लगता है कि कांग्रेस इसे राजनीतिक तौर पर भुनाने की कोशिश कर रही है जिस तरीके से राहुल गांधी पर कार्रवाई हुई है, या कहीं सिंपैथी कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है? अलका जी, मैं आपको ये बता दूं जी, और ये जनता को भी पता है और देश को पता है इस बात का जी, कि इन्होंने एक समाज के लिए जो टिप्पणी की, उस टिप्पणी पे समाज के लोगों ने इन पे मुकदमा किया जी, सूरत के अंदर, जी, और उस पे इनको सजा हुई। जी, ना तो इसमें कोई बीजेपी का लेना देना है जी, पार्टी का, और ना ही श्री मोदी जी का है कि उन्होंने अपने नाम की वजह से इनको किया हो या प्रताड़ित किया हो या इन्होंने अपनी तरफ से कोई मुकदमा कराया हो। जी, एक समाज है मोदी समाज, उस समाज के लोगों ने इन पे मुकदमा किया और उसकी सुनवाई हुई, और उस सुनवाई के दौरान भी जज ने कहा कि आपका क्या कहना है, क्या आप माफी मांगेंगे? तो ये इतने एडामेंट थे, इनको ये अपना था कि पहले भी इस बिल को ये खुद ही फाड़ चुके हैं जिस बिल में वो खुद फंस गए। आप देखिए कि ये सजा इनको फैक्ट्स पे दी गई है, फैक्ट के आधार पे दी गई है, प्रमाणों के आधार पे दी गई है, और अब इस बात को लेके मुद्दा बनाना पूरे देश में, क्योंकि इस पार्टी के पास या अपोजिशन के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। अभी आप बात कर रही थी कि आपकी पार्टी भी इनके सहयोग में है। देखिए, उनके कई मंत्रीगण जेल में हैं और अभी भी उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर जेल गए हैं, और मैं समझता हूं कि इसमें आने वाले समय में भी कुछ और जांच होगी, ईडी होगी, सीबीआई होगी। उन जांच के घेरे में जो भी लोग आएंगे तो उनको अंदर किया जाएगा और फिर ये विक्टिम कार्ड खेलना शुरू करेंगे। उसी की एक रूपरेखा है जो अपोजिशन चाहता है। इसमें कई लोग हैं, जैसे आप देखिए, बताइए, कविता मैडम जो है वो उसी शराब कांड में है जिसका कांड में सिसोदिया जी हैं, और वो आपकी पार्टी है और वो आंध्रा की पार्टी है। तो अब इस तरीके से सभी लोग इनका सहयोग करेंगे जिन लोगों के खिलाफ मुकदमे हैं। अभी इनके एक जगह नहीं है, राहुल गांधी के ऊपर कई जगह देश में इनके ऊपर मुकदमे हुए हैं, अभी उनके निर्णय आने बाकी हैं। अगर ये के कहने की वजह से उन्होंने माफी भी नहीं मांगी और मुद्दे के तहत इनको सजा हुई, उसमें कोई पार्लियामेंट का रोल नहीं है जी। आपको बता दूं, ये प्रोसीजर है कि अगर किसी भी संसद को या किसी भी विधायक को अगर कोई भी सजा होती है, उस सजा को इवन अरेस्ट भी होते हैं, चाहे 1 घंटे के लिए हो, उसकी सूचना उनके स्पीकर को देनी पड़ती है। ये एक संविधान का रूल है और संसद का भी यही रूल है, तो दोनों को दी गई। अब उसमें क्या हुआ है कि ये जो सूचना आई है स्पीकर के पास, ना तो स्पीकर के हाथ में भी कुछ नहीं है, उन्होंने अपने सेक्रेटरी जनरल को दिया और सेक्रेटरी जनरल ने इसकी सूचना इलेक्शन कमीशन को दे दी कि ये वहां पर डिस्क्वालीफाई हुए हैं, तो इन पर नियम लागू होता है। अब ये बात इलेक्शन कमीशन को सोचनी है कि कब और कैसे चुनाव कराना है, क्योंकि वो रिक्त हो चुकी है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन में भी ये रूल है कि 1 साल के अंदर बाई इलेक्शन नहीं किया जाता, ठीक है, इसलिए वहां पर भी बाई इलेक्शन तो जल्दी नहीं होगा। और जहां तक सवाल है इनका, ये तो इलेक्शन लड़ ही नहीं सकते। अगर ये कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट जाने के बाद ये क्रिमिनल जो है, इसमें कई है, आप देखिएगा, एक तो आजम खां का किस्सा है, दूसरा आप देखेंगे कि लक्षद्वीप का जो फैजल है मेंबर पार्लियामेंट, उनका भी किस्सा है, उनको भी क्रिमिनल की सजा हुई है, इनका भी क्रिमिनल में आता है। तो अब ये क्रिमिनल कोर्ट अगर इनको बहाल रखती है, ऊपर की कोर्ट, सेशन कोर्ट है, हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट, इनमें कई है ऑप्शन। इनको जज ने 30 दिन का समय दिया है, ये जाएंगे और अगर उससे हट जाता है तभी तो ये वापस इलेक्शन भी लड़ सकते हैं, वरना इलेक्शन से भी 2 और 6 8 साल के दीवार हो जाएंगे। लेकिन डॉक्टर, अब हु एंड क्राई करने से कोई फायदा नहीं है पार्टी को। पार्टी अब अपना लीडर चुने, पार्टियां चलती रही हैं, नेता आते जाते रहे। अब क्या होगा, कैसे होगा, ये समय बताएगा और जनता बताएगी। डॉक्टर मोहम्मद आमीन, जिस तरीके से राहुल गांधी के मामले में त्वरित फैसला हुआ, एक तरफ इधर से फैसला आया, दूसरी तरफ
इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी फैसला आ गया, उनकी सदस्यता चली गई, तो कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि राहुल गांधी को थोड़ा समय देने की जरूरत थी? या फिर यूं कहें कि जिस तरीके से कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी सरकार की तरफ से जानबूझ के राहुल गांधी की सदस्यता खत्म की गई है, तो ये जो जल्दीबाजी है कहीं ना कहीं ये मैसेज देता नजर नहीं आ रहा कि राहुल गांधी के साथ अत्याचार किया जा रहा है? बहुत बड़ा अत्याचार किया गया है राहुल गांधी के साथ कि ये मोदी का जो नाम लेकर उन्होंने एक समाज को बदनाम किया और उनकी छवि बिगाड़ी, उसके खिलाफ केस हुआ। उसमें मैं फिर कह रहा हूं दोबारा, ना तो पार्टी का लेना देना है, ना ही मोदी जी का लेना देना है, उनके जो समाज के लोग हैं उन लोगों ने किया, उसकी इनको सजा मिली। उसका जो निर्णय आया वो स्पीकर के पास आया, स्पीकर ने उसको चुनाव आयोग भेजा और चुनाव आयोग ने इस पर अपना डिसीजन लिया। डिसीजन एक के लिए नहीं है, हमेशा लिया जाता है। आजम खान के बारे में देख लीजिए, मैं भी लक्षद्वीप के एमपी के बारे में कह रहा था, फैजल के बारे में, उनके बारे में देख लीजिए। इससे पहले भी लिली थॉमस वाला केस है, वो भी है। क्योंकि क्या है, इसमें भूल ये हुई इनसे कि इन्होंने क्या किया, जब मनमोहन सिंह जी ने अपना ऑर्डिनेंस बनाया था, उस ऑर्डिनेंस को इन्होंने फाड़ के फेंक दिया था। तो ईश्वर की नेचर है, ये उल्टा इन्हीं के ऊपर आके पड़ा। अब क्या परेशान होना है, अब वेट करें, या हाई कोर्ट जाएं, या सेशन कोर्ट जाएं, या सुप्रीम कोर्ट जाएं, कहीं से भी अगर राहत लेके आते हैं तो उस पर विचार करेगा इलेक्शन कमीशन भी कि इनको दोबारा इलेक्शन लड़ने दिया जाए न दिया जाए। क्या स्टेटस लेके आते हैं हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, उस पर निर्भर करेगा। जी, इसमें किसी का कोई इंटेंशन नहीं है, ना किसी की कोई पर्सनल इंटेंशन दिखता है। डॉक्टर मोहम्मद आमीन, प्रियंका गांधी ने काफी हमले किए हैं बीजेपी सरकार पर। उन्होंने कहा कि मेरा भाई अगर मोदी का नाम लेता है, जो चोर और भगोड़े हैं, नीरव मोदी और बाकी सारे मोदी का जो जिक्र किया था राहुल गांधी ने, उस मामले में उनके भाई को सजा दे दी जाती है, उनकी सदस्यता खत्म की जाती है। लेकिन उनके ऊपर उनकी मां को गलत कहा जाता है, उनके पिता को गलत कहा जाता है, राहुल गांधी को सदन के अंदर गलत कहा जाता है, उनके यहाँ तक कि राहुल नेहरू तक को भी नहीं बख्शा जाता, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती बीजेपी के ऊपर। तो क्या वजह है? क्या जानबूझकर कांग्रेस की तरफ से ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं? अगर कांग्रेस को लगता है कि उनके परिवार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, तो उनके तरफ से भी ऐसे बीजेपी के नेताओं या प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर मानहानि का केस दर्ज करना चाहिए। या फिर जानबूझकर कांग्रेस ये सेंटिमेंटल बातें कर रही है कि राहुल गांधी ने सिर्फ मोदी का नाम लिया, इस वजह से उन्हें सजा मिली है? अब तो मैं ये निष्पक्ष यही बात कहूंगा कि जिस तरह से मोदी परिवार के लोगों ने इन पे मुकदमा किया, समाज के लोगों ने, इसी तरीके से इनको भी चाहिए था ये भी कर लेते जी। और अभी तक क्यों नहीं किया इन्होंने? अगर इनको बुरा लगा तो इनको तो पर्सनल भी कहा गया, अगर उनकी बात है तो इनको करना चाहिए था। इन लोगों ने क्यों नहीं लिया स्टेप? ना तो देखिए, सब कहने की बात है, समाज में रहना है तो हर एक को लेके चलना है, किसी समाज में को कुछ नहीं कहना है। आप देश के नेता बनते हैं तो देश के हर समाज को लेके चलिए, हर एक की इज्जत होती है, चाहे वो किसी समाज है, छोटे समाज से हो, बड़े समाज से हो। और ये तो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इनके साथ इस तरह का बात नहीं करनी चाहिए थी। बार बार उन्होंने कई स्टेप पे कहा गया, इन्होंने माफी नहीं मांगी, उसका नतीजा है कि इनको सदस्यता चली गई। अब इसको विक्टिम कार्ड खेलना लेके इससे कुछ होना नहीं है, इसमें सिर्फ लीगल एस्पेक्ट है जिसको देखा जाएगा और किया जाएगा, तभी इनको रिलीफ मिलेगा। जी डॉक्टर मोहम्मद आमीन, अभी तक आपने भी बताया, कई लोगों के नाम गिनाए कि उनकी सदस्यता खत्म हुई है, सजा के मामले में भी आजम खान का भी जिक्र किया आपने। तो राहुल गांधी के मामले में इतना बड़ा जिस तरीके से प्रोटेस्ट कर रही है कांग्रेस, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है इस बहाने राजनीति कर रही है, 2024 को टारगेट में रख रही है? भाई मैं तो यही कहूंगा कि ये जो है बहाना है और 24 का संसदीय चुनाव निशाना है। तो वो किसी तरह मुद्दे को गरमा के, तो समय ज्यादा रह नहीं गया है, तो इस तरीके से पब्लिक से सिंपैथी लेना, विरोधी दलों को इकट्ठा करना, ये अपनी एक प्रक्रिया है, उसमें ले रहे हैं विक्टिम कार्ड खेल के। अब उसमें हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते हैं, ना ही समाज कर सकता है। इनको तो उस समाज से माफी मांगनी चाहिए थी जो उन्होंने उस समय नहीं की रह पाए रहते। अब इनके पास लीगल एस्पेक्ट है, फिर मैं कह रहा हूँ इनको कोर्ट में जाना चाहिए, इधर उधर जाने से कोई फायदा नहीं है। अभी तक ये कहा गया कि साहब वो लैंग्वेज गुजराती में थी इसलिए देर हो गई। क्यों देर हो गई? आप इंग्लिश ट्रांसलेशन करिए, समझिए, गुजरात के लोगों से बात करिए, उनके वकील को ही कर लेते गुजरात का, वो इनको असिस्ट करता। ऐसा तो नहीं कांग्रेस के लोग वहां पे नहीं है वकील, इनको असिस्ट करते और इमीडिएटली हो सकता था। लेकिन मैंने तो ये समझ में आता है कि इनका खुद का ये विक्टिम कार्ड है, चाहते हैं खेलते रहे 24 तक,
जिसमें कि इनको सिंपैथी मिले, इनके पास कोई मुद्दा है नहीं, तो इस तरह हम इलेक्शन जीत जाएंगे। अब ये ईश्वर बताएगा, पब्लिक बताएगी कि भविष्य में क्या होना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मोहम्मद आमीन हमसे जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। तो राहुल गांधी के मामले में लगातार जो कांग्रेस है वो हमलावर हो रही है बीजेपी सरकार पर। उसका कहना है कि राजनीति से प्रेरित होकर राहुल गांधी के मामले में डिसीजन आया और उनका राजनीतिक करियर जो है वो बर्बाद करना चाहती है बीजेपी। और अब सभी विपक्षी दल एकजुट होकर बीजेपी सरकार पर हमला बोलते नजर आ रहे हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी टीएमसी जो आज कल भी कांग्रेस से काफी दूर नजर आ रही थी राहुल गांधी के मामले में, अब सभी पार्टी के सदस्य जो हैं वो एक साथ नजर आ रहे हैं। वहीं बाहुबली नेता अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है। यूपी पुलिस की टीम रविवार शाम को अतीक को लेकर साबरमती जेल से निकली थी। उसे 6 गाड़ियों के काफिले से यूपी के प्रयागराज लाया जा रहा है, जिनमें 2 वज्र वाहन भी हैं। अतीक को वज्र वाहन से ही लाया जा रहा है। अतीक को लाने वाली टीम में 45 पुलिसकर्मी हैं। अतीक को मंगलवार को कोर्ट में उसकी पेशी होनी है। उमेश पाल के अपहरण मामले में अतीक आरोपी हैं। कोर्ट ने इस मामले में 28 मार्च को फैसला सुनाने का सुरक्षित रखा है। फैसले को इस मामले में अतीक के भाई अशरफ को भी पेश होना है। पुलिस उसे बरेली जेल से प्रयागराज ला रही है। तो अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जा रहा है। कुछ देर पहले वो झांसी से तक पहुंच चुके थे और झांसी से भी निकल चुके हैं प्रयागराज के लिए। आपको बता दें कि उमेश पाल, जिनकी कुछ दिनों पहले ही हत्या हुई थी, इस मामले में भी अतीक अहमद, उनकी पत्नी और उनके बेटों को आरोपी बनाया गया है। और 2007 में उमेश पाल का अपहरण हुआ था। उसी मामले में 28 तारीख को कोर्ट फैसला सुनाएगा, जिसके लिए अतीक अहमद को साबरमती जेल से वापस यूपी प्रयागराज लाया जा रहा है। के आदेश पर अभियुक्त गणों को विधिक प्रक्रिया के तहत जेल से लाकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर वापस जेल भेजा जाता है। इसी प्रक्रिया के तहत इस केस से संबंधित समस्त अभियुक्त गण को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में इस केस से संबंधित अभियुक्त माफिया अतीक अहमद को संबंधित न्यायालय के समक्ष तय तारीख पर प्रस्तुत किए जाने के लिए पुलिस की एक टीम को साबरमती जेल भेजा गया है। तो अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है, जहां पर 28 तारीख को यानी कल कोर्ट में उनकी एमपी एमएलए कोर्ट में उनकी पेशी होनी है। आपको बता दें कि 2007 में उमेश पाल के अपहरण के मामले में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है, जो 28 तारीख को कोर्ट इस मामले में फैसला सुनाएगी, जिसके लिए अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है। हालांकि अतीक अहमद को लेकर लगातार राजनीति भी जारी है। एक तरफ अखिलेश यादव जो कह रहे हैं ये एक तरीके का प्लान है, अतीक अहमद को मरवाया जा सकता है। वहीं अतीक अहमद भी ये बार बार बोल रहे हैं मीडिया के सामने कि उनके हत्या की आशंका है। तो लगातार जो है अतीक अहमद को लेकर जो है पुलिस आगे बढ़ रही है। साबरमती जेल से पुलिस उन्हें प्रयागराज लेकर आ रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिलीप यशवर्धन, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिलीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आर्या न्यूज में। अतीक अहमद को लेकर पुलिस जो है वो प्रयागराज की तरफ प्रस्थान कर चुकी है, या यूं कहे कि प्रयागराज पहुंचने में मात्र कुछ घंटे शेष हैं, लेकिन राजनीति जो है एक तरीके से उबाल मार रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उन्हें मरवाया जा सकता है, और साथ में अतीक अहमद भी बार बार ये मीडिया के सामने कह रहे हैं कि उन्हें उनकी हत्या की आशंका लग रही है। क्या आपको क्या लग रहा है इस मामले में, जिस तरीके से
एक कोर्ट के का फैसला आना है, उसके तहत उन्हें साबरमती जेल से वापस लाया जा रहा है। लेकिन अब ये राजनीति शुरू हो रही है, अतीक अहमद की हत्या की आशंका जताई जा रही है। तो क्या यूपी पुलिस का जो रवैया है बाहुबलियों या फिर अपराधियों के साथ डील करने का, उसका भय है, इसकी वजह से ये बातें चल रही हैं? तो राजनीति है और राजनीति में किसी का कोई मायने नहीं होता है और मौके पर जो बयान द्वारा दिया जाता है। जी। और अगर अतीक अहमद को डर लगा है और विपक्षी ये सवाल उठा रहे हैं कि अतीक अहमद को मरवाया जा सकता है, तो पहली बात तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला है। अगर ऐसा कुछ होना होता तो अब तक हो चुका होता। जी। और अब अतीक अहमद उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश करने वाले हैं, जिस हिसाब से उनका काफिला चल रहा है साबरमती जेल से। तो ऐसा कोई घटना हो ये मुझे लगता नहीं है अब होगा। और ये जो बयानबाजियां हो रही हैं, इसका कारण ये है कि कई बार जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, जो MP हैं, वो इस तरह के बयान दे देते हैं कि कभी भी अतीक अहमद की भी गाड़ी पलट सकती है, या जब किसी को जेल से लाया जाए तो उन्हें सावधानी से आना चाहिए, वरना ड्राइवर बौखला सकता है, गाड़ी पलट सकती है। तो ये गाड़ी पलटने का बयान विपक्ष भी कर दे रहा है और इसको बढ़ावा सत्ता के पक्ष के लोग भी दे रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि बार बार एक ही चीज को दोहराना ये संभव नहीं होता है। विकास दुबे के केस में गाड़ी पलटी थी, तब से ये स्टेटमेंट चलने लगा कि गाड़ी पलट सकती है, एनकाउंटर हो सकता है। और अतीक अहमद की तरफ से या उसकी फैमिली की तरफ से, उसकी वाइफ की तरफ से बयान मीडिया में दिया जा रहा है, तो एक सेफर साइड से दिया जा रहा है और एक कंट्रोवर्सी को बढ़ावा देने के लिए दिया जा रहा है। कोर्ट के आदेश पर अतीक अहमद उत्तर प्रदेश लाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में उनकी 28 तारीख को पेशी है, यानी कि कल उनकी पेशी है और वो सुरक्षित पेश होंगे, मेरा ऐसा मानना है। जी, दिलीप यशवर्धन जी, जिस तरीके से अतीक अहमद के मामले में राजनीति की जा रही है, क्या आपको नहीं लगता कि एक संगीन मामला अभी जिस मामले में वो पेश होने वाले हैं, जिस अपहरण के मामले में 2007 में जो घटना हुई थी उमेश पाल को लेके अपहरण जो हुआ था, उसी मामले में कोर्ट जो है MP MLA कोर्ट डिसीजन सुनाने वाली है और अब उनकी हत्या हो गई है, तो इस मामलों को राजनीति से थोड़ा दूर नहीं रखना चाहिए? राजनीति से तो कोई चीज दूर रह ही नहीं सकती है, क्योंकि जब भी इस तरह की चीजें आती हैं तो ये बयानबाजियां जरूर आने लगती हैं कि किसकी गलती थी। और गलती हमेशा सत्ता की दी जाती है, क्योंकि सत्ता ही इस समय प्रशासन चला रहा होता है। तो अगर लॉ एंड ऑर्डर में कहीं कोई चूक होती है, भाई किसी का मर्डर हो जाना, इस तरह के से सरेआम सड़क पे गोलियां चलना, बम चलना, तो इस पे शासन और प्रशासन के ऊपर सवाल खड़े होते हैं और विपक्ष का यही काम है, वो सवाल खड़े करता है। रही बात कि ये सारी प्रक्रिया शासन या प्रशासन के आदेश से नहीं हो रही है, बल्कि कोर्ट के आदेश से हो रही है और कोर्ट के आदेश पर ही अतीक अहमद को साबरमती जेल से उत्तर प्रदेश प्रयागराज की जेल में लाया जा रहा है। तो अब वो मामला संगीन है या नहीं है, या संगीन कितना है, ये डिसीजन हम और आप नहीं ले सकते, ये तो कोर्ट तय करेगी और एविडेंसेस के बिहाफ पे तय करेगी। अपेरेंटली मर्डर हुआ है, हत्या हुई है, सरेआम गोलियां चली हैं, ये मामला संगीन है। हम अगर आम आदमी की भाषा में कहेंगे तो ये मामला संगीन है। लेकिन कोर्ट की नजर में ये मामला संगीन तब साबित होगा जब सरकार के द्वारा अतीक अहमद के खिलाफ साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएंगे और उन साक्ष्यों को मान्यता कोर्ट के द्वारा दे दी जाएगी, तब ये तय होगा कि ये जुर्म कितना संगीन है। जी, दिलीप यशवर्धन जी, कल अगर कोर्ट में अपहरण के मामले में अतीक अहमद को दोषी करार दिया जाता है तो फिर कितनी मुश्किलें जो हैं वो अतीक अहमद की बढ़ सकती हैं? क्या फिर उन्हें साबरमती जेल वापस भेजा जाएगा या फिर उसकी सजा काटने के लिए उन्हें यहाँ यूपी के किसी जेल में रखा जाएगा? देखिए, ये तो कोर्ट का मामला है, कोर्ट क्या डिसीजन लेगी इस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ। और सजा सुनाई जाएगी, सजा के बाद फिर अपील का प्रावधान है। मान लीजिए इस मामले में सजा सुना दी जाती है तो वो तो वैसे ही सजा याफ्ता है, सजा पे चल ही रहे हैं। तो जनरली कोर्ट का ये वर्डिक्ट रहता है कि अगर 2 सजाएं एक साथ दी जाती हैं तो दोनों सजाएं एक साथ ही चलती हैं, एक के बाद एक नहीं चलती हैं। तो अगर किसी मामले में वो जेल में ऑलरेडी बंद है और इसमें भी सजा सुनाई जाती है, 2 भी सजा सुनाई जाए, तो वो सजा आज से शुरू होगी और पीछे की जो सजा बाकी रह गई है वो दोनों साथ में ही चलती है। ऐसा प्रेसिडेंस जनरली कोर्ट में चलता है। अब इनको उत्तर प्रदेश की जेल में रखा जाएगा या साबरमती की जेल में वापस भेजा जाएगा, ये निर्णय भी कोर्ट के द्वारा ही लिया जाएगा सर्कमस्टांसेस के बिहाफ पर। इस पर मैं कोई जवाब नहीं दे सकता हूँ। दिलीप जी, जिस तरीके से अतीक अहमद की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था, वो नहीं आना चाहते थे उत्तर प्रदेश। उनका उमेश पाल हत्याकांड मामले में भी कहना है कि उनके परिवार को फंसाया जा रहा है राजनीतिक तौर पे। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई इस मामले में कोई राजनीतिक हस्तक्षेप है या जानबूझकर इस मामले में अतीक अहमद का राजनीतिक करियर खत्म करने के लिए किया जा रहा है, या फिर ये मामला जो है एक तरीके से बार बार ये कोशिश की जा रही है राजनीतिकरण करने की कि हमें फंसाया जा रहा है?
क्योंकि अलका जी, अतीक अहमद खुद राजनीति से जुड़े हुए हैं जी और जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं। जी तो जिस व्यक्ति से संबंधित ये मामला है, जब वो खुद ही राजनीतिज्ञ है, तो ये कैसे कहा जा सकता है कि ये मामला राजनीति से बाहर का हो गया? जी राजनीतिक सरपरस्ती के कारण ही उनके अपराध की दुनिया इतनी बड़ी हो पाई। जी राजनीतिक सरपरस्ती के कारण ही वो अपराध की दुनिया में इतना मजबूत कदम जमा पाए। जी और इतना सातिर अपराधी और सिद्ध अपराधी होने के बावजूद भी जी अगर जनता का समर्थन मिल रहा है तो ये राजनीति की वजह से, उस देश की डेमोक्रेसी की वजह से मिल रहा जी। है। तो व्यक्ति खुद राजनीति में है तो उससे संबंधित जितने भी मामले होंगे वो राजनीतिक रंग तो लेंगे ही लेंगे। यहाँ पर तो वो मामला जो पब्लिक से संबंधित नहीं होता है, सिर्फ जुडिशियल दायरे में रहता है, उस पर भी राजनीति हो जाती है। तो ये मामला तो पूर्णतः राजनीति से जुड़ा हुआ है। तो अतीक अहमद के मामले में राजनीति होनी है, अब भी हो रही है और जो फैसला आएगा उसके बाद भी होगी। जी, लेकिन दिलीप यशवर्धन जी, जिस तरीके से लगातार बीजेपी सरकार में अतीक अहमद के ऊपर कार्रवाई हो रही है, बाकी के जितने बाहुबली हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, तो इस तरीके से नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो यूपी गवर्नमेंट है वो संदेश देना चाहती है, खासकर जो उनके विरोधी पक्ष के लोग हैं, कि अगर आप बताइए जी, कि अगर आप विरोधी पार्टी के हैं और आपका नाम किसी चीज में है, किसी मामले में आता है, तो आपको परेशान, मतलब आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। दो बातें हैं अलका जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो विपक्षी गुट के लोग हैं उन पर कार्यवाही सख्ती के साथ की जा रही है और उनको ये संदेश दिया जा रहा है कि आप चूंकि विपक्ष से जुड़े हुए हैं और विपक्ष के राज में आप इतना पनपे हैं और आपके ऊपर कार्यवाही सख्त करी जाएगी। लेकिन अगर कहीं कोई गुनाह है तभी तो कार्यवाही भी हो रही है, अगर गुनाह नहीं होता तो कार्यवाही नहीं होती। तो ये दोनों बातें सिद्ध सत्य हैं कि वो गुनहगार हैं, इसलिए उन पे कार्यवाही हो रही है, और वो विपक्ष से जुड़े हुए हैं, इसलिए कार्यवाही में थोड़ी सख्ती और तेजी ज्यादा है। जी, दिलीप यशवर्धन जी, जिस तरीके से बार बार अतीक अहमद मीडिया के सामने कह रहे हैं, अभी आते वक्त भी जब उन मीडिया के सामने वो कभी कभी आ रहे हैं तो उसमें ये कह रहे हैं कि उनकी हत्या की आशंका जताई जा रही है, तो कहीं ना कहीं यूपी पुलिस का जो बदमाशों या फिर ये कहें कि जो लोग जुर्म की दुनिया से जुड़े हुए हैं उनके खिलाफ जो एक्शन लिया जा रहा है, उस चीज का भी खौफ अतीक अहमद जैसे बड़े प्रभावशाली व्यक्ति के अंदर देखने को मिल रहा है। देखिए, डर अगर अतीक अहमद के चेहरे पे दिख रहा है तो ये बड़ा जरूरी भी है। जब ये लोग आतंक फैलाते हैं तो इनको दूसरों के चेहरे पर डर देख करके बड़ा मजा आता है। ये अपनी सफलता मानते हैं इस बात पे कि दूसरे हमारे नाम से और हमें देख करके डरते हैं। तो जो डर इन्होंने दुनिया में फैला रखा था वो डर इनके सामने आना जरूरी है और इनको डरना भी जरूरी है। और कानून का डर तो सबके अंदर होना चाहिए, चाहे वो अतीक अहमद हो या कोई भी हो। और अगर इस तरह के अपराधियों पर शासन की तरफ से कड़ी कार्रवाई होती है तो जाहिर सी बात है कि जुर्म की दुनिया में जो लोग संलिप्त हैं या जो लोग संलिप्त होना चाहते हैं उनको एक कड़ा संदेश तो मिलता ही है। और आम जनता के लिए एक राहत की बात आती है कि हाँ, सरकार इतनी मजबूत है कि ऐसे ऐसे बाहुबलियों को उन्होंने उनके चेहरे पे भी डर ला दिया। तो ये एक अच्छा संदेश है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि जो भी चीज़ें होनी चाहिए वो कानून के दायरे में होनी चाहिए। और अतीक अहमद का बार बार ये बयान कि मुझे हत्या की आशंका है, सरकार मुझे मरवाना चाहती है, ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। अगर आप यूं भी कह सकते हैं कि हो सकता है अतीक अहमद के लोग ही हमला करें गाड़ी पर और किसी तरह की कोई घटना हो जाए और वाकई में अतीक अहमद की हत्या हो जाए तो वो ये सिद्ध कर देंगे इनके ग्रुप के लोग कि हमने तो पहले ही कहा था कि अतीक अहमद की हत्या की आशंका है, या बहुत सारे विरोधी भी इन बातों का फायदा उठा सकते हैं। तो सिचुएशन क्या होगी? हालांकि मुझे लगता है कि सरकार ने जो कारवा भेजा है 45 लोगों का, बड़ी सुरक्षा और चाक चौबंद है सारी चीजें, डॉक्टर्स की टीम भी है, अच्छे उसमें क्या नाम है, इनकाउंटर एक्सपर्ट्स भी गए हुए हैं। तो इतनी सुरक्षा के बीच जब पूरी रात कट गई, एक लंबा सफर तय हो गया साबरमती से लेकर के उत्तर प्रदेश तक का, और उत्तर प्रदेश की सीमा में वो आने वाले हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कहीं कोई घटना होने की अब उम्मीद है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी हमसे जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। तो अतीक अहमद जो हैं वो उत्तर प्रदेश की सीमा तक पहुंच गए हैं, जल्द ही प्रयागराज पहुंच जाएंगे, क्योंकि 28 तारीख को उमेश पाल अपहरण मामले में जो 2007 की घटना है, इस मामले में MP MLA कोर्ट में फैसला सुनाया जाना है। इसी को लेकर अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है।
वहीं भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे ने रविवार को वाराणसी के सारनाथ के एक होटल में सुसाइड कर लिया। उनका शव होटल के कमरा नंबर 105 में पंखे से लटकता हुआ मिला। पुलिस ने शव कब्जे में ले लिया है। आकांक्षा के सुसाइड की वजह का अब तक पता नहीं चल पाया है। आकांक्षा भदोही जिले के चौरी थाना क्षेत्र के परसीपुर गांव की रहने वाली थी। वो शुक्रवार रात शूटिंग के बाद होटल गई थी और सुबह उनका शव फंदे से लटकता मिला। रविवार सुबह मेकअप मैन ने आकांक्षा दुबे को फोन किया। फोन ना उठाने पर मेकअप मैन होटल पहुंचा। होटल के कर्मचारियों ने कमरे का दरवाजा खटखटाया। जब अंदर से कोई रिस्पांस नहीं मिला तो मैनेजर ने पुलिस की मौजूदगी में मास्टर चाबी से दरवाजा खोला तो आकांक्षा का शव पंखे से लटकता हुआ मिला। एसीपी सारनाथ ने उनके मोबाइल समेत अन्य सामान को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। उनके मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल भी निकाली जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक आकांक्षा दुबे ने सुसाइड से पहले इंस्टाग्राम पर लाइव सेशन किया था और लाइव सेशन में आकांक्षा फूट फूट कर रोई थी। फिलहाल वीडियो डिलीट हो चुका है। इसके अलावा देर रात उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक और वीडियो शेयर किया था जिसमें उन्होंने भोजपुरी सॉन्ग हिलोर मारे पर शीशे के सामने बेली डांस करती हुई नजर आ रही थी। अभिनेत्री ने कुछ दिन पहले ही वैलेंटाइन डे पर अपना रिलेशनशिप ऑफिशियल किया था। उन्होंने अपने को स्टार समर सिंह के साथ फोटो पोस्ट करते हुए हैप्पी वैलेंटाइन डे लिखा था। सोशल मीडिया पोस्ट से धोखा मिलने के संकेत भी मिल रहे हैं। वहीं एक्ट्रेस के परिजनों ने समर सिंह और उनके भाई पर आकांक्षा दुबे को टॉर्चर करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। परिजनों के मुताबिक आकांक्षा दुबे और परिजनों के बीच समर सिंह के बीच 21 मार्च को विवाद हुआ था। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। और इस मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ प्रिंस सिंह राजपूत भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के अभिनेता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रिंस सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आर्या न्यूज में। आकांक्षा दुबे भोजपुरी इंडस्ट्री की अभिनेत्री नहीं रही हमारे बीच, सुसाइड कर लिया। इस खबर को सुनने के बाद आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? नहीं, बिल्कुल बहुत ही दुखद घटना है हमारे इंडस्ट्री के लिए, भोजपुरी समाज के लिए, समस्त हिंदुस्तान के लिए। हम लोग ने जब ये न्यूज सुना था बिल्कुल शौक हो गए कि इतना बिंदास लड़की जो कि हमेशा सबको हंसाती रहती थी, सबको अच्छा से बात करती थी, वो लड़की अगर ऐसे स्टेप उठाई है, ऐसे अगर निर्दयी घटना किया है तो बहुत ही मतलब हमारे भोजपुरी के लिए बहुत ही मतलब गलत न्यूज है हमारे हिंदुस्तान के लिए। प्रिंस सिंह जी, क्या कभी देखकर आपको आकांक्षा दुबे को लगा कि उनके मन में इस तरीके की कोई बात चल रही है, वो सुसाइड जैसी कोई बात उनके अंदर झलकती थी? मैम कभी भी ऐसा नहीं, कभी भी सेट पर रहती थी, जो भी उनके को आर्टिस्ट रहते थे इतना हंसी खुशी रहती। अभी तो कुछ पता ही नहीं था, पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री शौक में है कि अचानक हुआ है कैसे। जो लड़की एकदम बिंदास रहती थी, सबको हंसाती थी, रुलाती थी, हमेशा बिंदास के जैसे रहने वाला इंसान ऐसी घटना कर ली। बिल्कुल अभी फिल्म कर रही थी मंजुल ठाकुर जी का जो डायरेक्टर थे उनके साथ कर रहे थे, पूरा सेट खुशनुमा माहौल था, कुछ सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा घटना हो सकता। अब इसके पीछे क्या राज है? हमारे जो यूपी प्रशासन आज के डेट में इंडिया में टॉप में चल रहे, प्रशासन जांच में लगी हुई है, उसका मोबाइल से लेके हर चीज जब्त हुआ है। देखते आगे क्या निकलता है। जी प्रिंस सिंह जी, समर सिंह का नाम जो कथित तौर पर ऐसा लोग कह रहे हैं कि उनका रिलेशन था उनके साथ, उनका नाम भी सामने आ रहा है। परिजन जो हैं आरोप लगा रहे हैं कि उनके साथ उनका विवाद था, जान से मारने की धमकी तक की बात सामने आ रही है। तो क्या ऐसी कोई बात आपकी नजर में है? हम लोग को ऐसा कुछ डीपली पता नहीं है, क्योंकि ज्यादा डीपली हम लोग जानते नहीं थे, लेकिन चर्चा रहता था जिसे सोशल मीडिया के जरिए या कुछ की समझ से उनका अफेयर चल रहा है या समथिंग ऐसा चल रहा है। लेकिन ये जान से मारने धमकी देने, तो क्या है कि डिजिटल इंडिया को पता चल जाएगा कि कौन क्या किया है कौन नहीं किया है, क्योंकि उनका मोबाइल का पूरा जब जांच होगा हर चीज होगा तो पता चल जाएगा। लेकिन हम लोग का नजर में ऐसा नहीं था कि समर जी ने ऐसा किया है, कुछ भी ऐसा कुछ पता ही नहीं था उन दोनों के बीच में क्या बॉन्डिंग थी क्या नहीं था। लेकिन सोशल मीडिया के जरिए हम लोग देखते थे कि हाँ एक दूसरे से ये लोग हमेशा वीडियो डालते थे या बातें करते थे या चर्चाएं होती है। अब देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। हमारे यूपी की पुलिस जांच कर रही है। प्रिंस सिंह जी, जिस तरीके से आए दिन खबरें आती रहती हैं कि अच्छे खासे बच्चे जो फिल्म इंडस्ट्री में हैं और वो फिर अचानक से सुसाइड कर लेते हैं, तो
क्या लगता है आपको, क्या ऐसी वजह रहती हैं जो इनके ऊपर इतना दबाव होता है कि जिंदगी से मन जो है उनका हट जाता है? क्योंकि एक चमक धमक वाली इंडस्ट्री और अचानक से कोई उठता है और खुद को खत्म कर लेता है। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो होना ही नहीं चाहिए। देखिए वो जो काम है, सारे काम में मुश्किल आते हैं। आज जो भी एक मुकाम हासिल किया है इंडस्ट्री में, कोई भी बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, टॉलीवुड हो, कोई भी है, तो घबराना नहीं चाहिए, परिस्थितियों से लड़ना चाहिए। इतने बड़े हमारे बिग बी अमिताभ बच्चन जी के सुनने में ऐसा कि एक ऐसा सिचुएशन आ गया था, तो घर गिरवी रखने का टाइम आ गया था सुपरस्टार होने के बाद भी। तो मुश्किल तो आती रहती है, तो उसको झेलना चाहिए। ऐसा मतलब कि ये नामर्द वाला काम तो करना ही नहीं चाहिए। आत्महत्या क्या सलूशन है? वो कहीं लोग 2-4 दिन रोएंगे, पूरा हिंदुस्तान 2-4 दिन शोक मनाएगा, उसके बाद भूल जाएंगे कौन क्या है। तो ऐसा तो मैं जो भी युवा पीढ़ी है, चाहे जो भी है, मैं तो यही सजेशन करूंगा कि अपने दम खम पे मेहनत करिए। स्थितियां परिस्थितियों को सब कुछ झेलेंगे तभी तो स्टार बनेंगे। यहाँ पे बिना झेले कौन स्टार बने? कोई भी हो, शाहरुख खान जी हो, अक्षय कुमार जी हो, हमारे भोजपुरी खेसारी जी हो, पवन जी हो, दिनेश जी हो, चाहे कोई भी हो, तो झेलना तो पड़ेगा ही हर तरह से। लेकिन उसी में डट के काम करेंगे तो हम जरूर हासिल करेंगे। लेकिन ये नामर्द वाला काम फांसी लगाना, आत्महत्या जी प्रिंस जी, बिल्कुल सुसाइड करना जो है वो एक तरीके से अपराध है। आप अपने साथ वो अपराध कर रहे हैं, किसी को भी इस तरीके का कदम नहीं उठाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। तो भोजपुरी फिल्म की अदाकारा आकांक्षा दुबे ने सुसाइड कर लिया है। होटल के कमरा नंबर 105 में मृत अवस्था में पाई गई। फांसी के फंदे से लटकता हुआ उनका शव मिला। परिजनों ने उनके तथाकथित बॉयफ्रेंड समर सिंह पर आरोप लगाया है कि वो उन्हें परेशान करते थे। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। अगली खबर हमीरपुर से है, जहां विदोखर से बड़ा खबर देखने को मिला है। आपको बता दें कि आर्या न्यूज की खबर का बड़ा असर जो है वो देखने को मिला है हमीरपुर में। सड़क निर्माण के दौरान के बाद ही तुरंत सड़क उखड़ने लगी थी। इस खबर को आर्या न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था और अब आर्या न्यूज की खबर का असर भी देखने को मिला है। इस मामले में अधिशासी अभियंता ने ठेकेदार को नोटिस जारी की है। साथ ही अधिशासी अभियंता सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि भारी भरकम वाहनों के निकलने से सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है, सड़क की मरम्मत जल्द करा दी जाएगी। साथ ही इस मामले में ठेकेदार जिसने सड़क निर्माण कराया था उसे नोटिस भी अधिशासी अभियंता की तरफ से दिया गया है। तो आर्या न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। नवनिर्मित सड़क के उखड़ने की खबर को आर्या न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था और अब इस खबर को संज्ञान में लेते हुए अधिकारियों ने ठेकेदार को नोटिस जारी किया है। अधिशासी अभियंता ने जिस ठेकेदार को सड़क बनाने की जिम्मेदारी मिली थी उसे नोटिस दिया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमीरपुर से हमारे संवाददाता सत्यम सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सत्यम, आर्या न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है, नोटिस दिया गया है ठेकेदार को अधिशासी अभियंता की तरफ से, क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर आपके पास? बिल्कुल, इनका बता दूं, हमने बीते दिनों एक खबर चलाई थी सड़क को लेकर, जिसमें जो है किस तरीके से भ्रष्टाचार आमादा था और जिम्मेदार अधिकारियों ने जो है नोटिस भी थमाया हुआ है। फिलहाल मैं जमीनी खाके की बात करूं अलका, तो सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि जो नोटिस दिया गया है उसमें एक बात का जिक्र किया गया है कि भारी भरकम जो वाहन है उनके निकलने की वजह से ये जो सड़क है वो खराब हुई है। फिलहाल मैं मौजूदा स्थिति की बात करूं तो वहां पे ऐसा कोई खंड भी संचालित नहीं है और ना ही ऐसी जो भारी भरकम वाहन है वो भी नहीं निकलते हैं। बावजूद ये सड़क जो है फटी है, तो कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार है वो उगल करके निकला है और इससे जो है कहीं ना कहीं उस ठेकेदार को भी बचाने की कोशिश की जा रही है। अलका, सत्यम, जिस तरीके से ये बात कही गई कि भारी भरकम वाहन गुजरने की वजह से सड़क जो है नवनिर्मित सड़क की हालत खराब हुई है, तो आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं प्रशासन जो है खुद लीपापोती करता नजर नहीं आ रहा, खुद बचाता हुआ नजर नहीं आ रहा ठेकेदार को? एक तरफ आप नोटिस देते हैं, दूसरी तरफ आप उसी नोटिस में क्लीन चिट देते हुए भी नजर आते हैं। बिल्कुल लड़का, बता दें कि एक तरीके से अब मैं आपको बताऊं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो जीरो टॉलरेंस नीति है वो कहीं ना कहीं जिम्मेदार हुक्मरानों को नागवार गुजरती है। मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी बात ये है कि जांच न करा करके ऐसे नोटिस दे देना और
धरातल पर कोई जानकारी न लेना, ये जो उन जिम्मेदारों पर भी सवालिया निशान खड़ा करता है कि आखिरकार जमीनी खाके को क्यों नहीं आपने देखा और वहां की स्थिति क्यों नहीं समझी। फिलहाल सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि वहां पे आपने जिस तरीके से क्लीन चिट दी हुई है, वहीं पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि खंड भी संचालित नहीं है कोई वहां पर, और वहां से कोई भारी भरकम गाड़ियां अगर निकलती तो इससे ज्यादा भी स्थिति बद से बदतर हो सकती थी। फिलहाल मौजूदा स्थिति की बात करूं तो वो सड़क जो है भ्रष्टाचार को जो है दिखा रही है कि किस तरीके से जो धरातल पर काम किया जा रहा है वो खुद कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा पर पानी फेर रहा है। अलका, बहुत बहुत धन्यवाद सत्यम इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो आर्या न्यूज की खबर का असर तो देखने को मिला, अधिशासी अभियंता ने नोटिस थमाई है ठेकेदार को, लेकिन कहीं ना कहीं ठेकेदार के पक्ष में भी बातें करते नजर आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।